चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ऐसे टॉपिक वाइज। तो आज सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे वो होगा कुंभ। ठीक है, उसका एक एस्पेक्ट महाकुंभ भी है जो इस साल चल रहा है, तो महाकुंभ भी हम फोकस करते हुए चलेंगे, पर कुंभ के साथ चलेंगे। ठीक है ना, तो हम पूरा होलिस्टिक मैनर में कवर करेंगे। ऐसे में अगर आपको केवल महाकुंभ भी आएगा तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे। कुंभ, कुंभ मेला, पूरा टॉपिक होगा कुंभ मेला। अ ट्रेडिशनल, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिर हिंदी बताऊंगा। एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ मिलियंस। ठीक है ना, कुंभ मेला। ठीक है, तो ये किस तरीके की एक यात्रा है, कैसे वो ट्रेडिशनल है, वो स्पिरिचुअल है, और उसके पूरे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अभी जो कुंभ मेला हो रहा है जिसको हमने महाकुंभ बोला। ठीक है, तो कुंभ को महाकुंभ क्यों बोला जा रहा है? अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और कुंभ। तो कुंभ को अगर देखेंगे तो वो 4 एस्पेक्ट्स में होते हैं। पहले हम लोग उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको ऐसे में कैसे फॉर्मेट करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि नहीं तो कुंभ के पूरे इतिहास से लेकर हर चीज़ में बात करते, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम कुंभ मेला पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है एक शब्द जो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। पहले तो यहाँ पर अलग अलग शब्दों को समझते हैं। कुंभ से संबंधित कुछ शब्द हैं, जिसमें से एक शब्द है कुंभ, एक शब्द है महाकुंभ। महाकुंभ, दो अलग अलग शब्द आज के डेट में बहुत चलते हैं, कुंभ और महाकुंभ। और बाकी भी बात करूंगा जब कुंभ के प्रकार में हम जाएंगे तब। ठीक है, तो कुंभ जो है ये संस्कृत वर्ड से निकला हुआ एक शब्द है। इसका मतलब होता है पॉट ऑफ नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। इतना बड़ा वर्ड इंग्लिश में, हिंदी में अमृत कलश। कुंभ का एक सिंपल सा शब्द है इंग्लिश, उसमें अमृत कलश। ठीक है, तो एक शब्द क्या है? कुंभ। तो कुंभ का मतलब क्या होता है? अमृत कलश। और यहां पर जो एक शब्द लिखा है मेला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेयर, इसका मतलब है लोगों की गैदरिंग, मतलब बड़े मात्रा में लोगों का एक जगह में इकट्ठा होना। ठीक है, तो लोगों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? मेला कहलाता है, गैदरिंग ऑफ पीपल। ठीक है, तो एक शब्द और सुन रहे होगे आप लोग, क्या? मेला। तो मेला का मतलब क्या होता है? गैदरिंग ऑफ पीपल। लोगों का किसी एक स्थान पर इकट्ठा होना। ठीक है, लोगों का किसी एक स्थान पर इकट्ठा होना क्या कहलाता है? मेला कहलाता है। किसी एक पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन है ना, किसी के कार्य के लिए, चाहे वो त्यौहार के रूप में हो, किसी भी रूप में, उसको बोलते हैं मेला। तो दो अलग पहले को समझना है इसको। तो कुंभ का मतलब क्या है? पॉट ऑफ नेक्टर या अमृत कलश, और मेले का मतलब क्या है? लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना। अब जो हम लोग वर्तमान में शब्द पढ़ रहे हैं वो है महाकुंभ। ठीक है, तो महाकुंभ तक आने के लिए पहले कुंभ के स्वरूप को समझते हैं, उसके अलग अलग प्रकार को देखते हैं। पहले मैं आपको पूरा बेस बता रहा हूँ, फिर उसको ऐसे में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम कुंभ के प्रकार की बात करते हैं तो वहां से ये शब्द आपको क्लियर होगा कि महाकुंभ क्या है, प्रकार, टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कुंभ। मेले के प्रकार में सबसे एक बेसिक चीज क्या होता है? कुंभ, जो कि माघ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है और अलग अलग जगह में लगाया जाता है। तो हर साल कहीं ना कहीं पर माघ के महीने में क्या होता है? माघी कुंभ का मेला लगाता है। तो कुंभ का एक रूप है पहला एवरी ईयर, जो हर साल होता है, प्रत्येक वर्ष,
ठीक है ना, एवरी ईयर, हर साल होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, माघ कुंभ। ठीक है, ये बहुत जगह में लगता है। इसमें से एक उदाहरण क्या है, छत्तीसगढ़ में राजिम, ठीक है, कलकत्ता में बानसबेरा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लिख लो। पश्चिम बंगाल बानसबेरा, छत्तीसगढ़ में राजिम। ये क्या है, ये हर साल लगने वाले कुंभ का एक रूप है। ठीक है, इसके बाद आता है कुंभ जिसको बोलते हैं अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ मतलब ऐसा कुंभ जो कि 6 वर्षों में एक बार लगता है। द कुंभ विच हेल्ड एवरी 6 ईयर, हर 6 साल में एक बार लगता है, उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ। हर 6 सालों में एक बार लगने वाले कुंभ को बोलते हैं अर्ध कुंभ। ठीक है, तीसरा होता है इसके बाद पूर्ण कुंभ। पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण कुंभ जो कि 12 वर्षों पे एक बार लगता है। और 12 बार, जब 12 पूर्ण कुंभ लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, महाकुंभ। 12 रिपीटेशन ऑफ पूर्ण कुंभ इज कॉल्ड एज महाकुंभ। तो जब 12 बार 12 पूर्ण कुंभ होते हैं एक ही स्थान पे, उसे बोलते हैं महाकुंभ। जो कि 144 साल पे होता है। ठीक है, तो प्रयागराज का जो भी हुआ कुंभ, वो क्या था, महाकुंभ था। मतलब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का 12वां रिपीटेशन हुआ था। इसके बाद अगला महाकुंभ कहाँ होगा, उज्जैन में। जो अगला महाकुंभ अभी उज्जैन में भी आएगा, वो भी 144 साल बाद ही आएगा। हर जगह में 144 साल बाद आएगा ना। प्रयागराज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वहाँ का महाकुंभ ज़्यादा विशेष हो गया। लेकिन अभी जो चारों कुंभ आएंगे इसके बाद, वो चारों ही महाकुंभ होंगे, क्योंकि हर जगह 144 साल बाद ही आएंगे। सबका 12-12 राउंड पूरा हो रहा है। ठीक है, तो वो सभी के सब महाकुंभ का ही एक हिस्सा बनेंगे, पर प्रयागराज में दोबारा नहीं आएगा, जो आया वो चला गया। ठीक है, जो कुंभ है तो इस तरीके से कुंभ को अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है ना, एक आपका माघ कुंभ, एक है आपका अर्ध कुंभ, एक है पूर्ण कुंभ और एक है महाकुंभ। तो कुंभ को इस तरीके से अलग अलग संज्ञा दी जाती है। ये तो एक चीज़ है कि उस जो नाम है, जो शब्द है, उन शब्दों को पहले समझते हैं कि जो कुंभ है, कुंभ से रिलेटेड जो छोटे छोटे शब्द हैं उनको पहले आप जानो, ताकि यहाँ पर कई चीज़ें पूछी जाएंगी। अब कुंभ से संबंधित एक और शब्द आता है अखाड़ा। ठीक है, अखाड़ा। तो जब हम कुंभ के उत्पत्ति को देखते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ कुंभ, ठीक है ना, कुंभ की उत्पत्ति। तो कुंभ की जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो इससे संबंधित कई कहानियां हैं। ठीक है, इससे संबंधित कई अलग अलग विचार हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख विचार जो है वो क्या है, हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है ना, मतलब जो हिंदू ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पे जो क्या लिखा गया है, जिसको मिथक बोलते हैं या बोल सकते हैं जो कथाएं बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदू कथाएं या हिंदू मिथक कथाओं के रूप में उसको देखते हैं। तो पहला तो आता है आपका हिंदू माइथोलॉजी। माइथोलॉजी, हिंदू में जो कथा है उन कथाओं में जो उसका विवरण है। तो कथाओं में क्या विवरण है कि सागर मंथन हुआ था। ठीक है, पहले समझना अच्छे से कि क्या हुआ था, सागर मंथन। तो हिंदू कथाओं में जो इसकी ओरिजिन का रिस्पेक्ट बताया जाता है वो बोलते हैं सागर मंथन से है। सागर मंथन, जिसमें जो मंथन कर रहे थे उसमें दो अलग अलग ग्रुप था। एक ग्रुप जो ईश्वर का था, गॉड्स का था, और एक जो था वो डेमन का था, राक्षसों का। तो यहाँ पर दो अलग अलग समूह थे, गॉड और डेमन, और दोनों सागर का मंथन कर रहे थे किसको पाने के लिए, अमृत पाने के लिए, वही अमृत कलश को जो उसमें था। ये दोनों सागर मंथन कर रहे थे फॉर पॉट ऑफ नेक्टर, अमृत कलश, अमृत कलश के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अमृत कलश के लिए मंथन कर रहे थे। जब ये मंथन पूर्ण हुआ तो उसमें से अमृत निकला,
और जब उस पॉट को लेकर भागने लगे, कौन भाग रहा था? राक्षस। वो लोग लिए और उसके बाद वो भागने लगे। तो उस समय क्या हुआ, जो वो कलश से निकला हुआ अमृत था वो 4 अलग अलग एरिया में गिरा। ठीक है, तो जहाँ से जो अमृत था, ठीक है, जो अमृत था वो 4 अलग अलग स्थानों में गिरा। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? वो 4 स्थान में से पहला स्थान है प्रयागराज, दूसरा स्थान है हरिद्वार, थर्ड प्लेस है उज्जैन, और चौथा जो जगह है वो कौन सा है? नासिक। तो ये चारों जगह में ये गिरे, और इसीलिए ये चारों स्थानों पे लोग जाते हैं अलग, इसलिए इस चारों स्थानों में क्या होने लगा? मेला का बात ऑर्गेनाइज हो, उसके पूरे बात करते हैं। तो ये चारों स्थान को क्या मानते हैं? पवित्र स्थान। ऑल दिस जो प्लेसेस हैं आर कंसिडर्ड एज होली प्लेस। और ये होली प्लेस में एक विशेष समय पर, ठीक है ना, ये जो क्या है, इन सभी को मानते हैं एक होली प्लेस। होली प्लेस का मतलब समझते हो? हाँ, धार्मिक नहीं, पवित्र स्थल। तो ये चारों स्थानों को क्या बोलते हैं? पवित्र स्थल। ठीक है, और इस पवित्र स्थल में होता क्या है, इन चारों पवित्र स्थल में लोग वहाँ पर जाते हैं एक विशेष तिथि पे। उस तिथि, वो तिथि कैसे निर्धारित होती है? जब 3 इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारे तारा, चंद्रमा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो वायुमंडल के ऊपर जो दिखते हैं। तो पहले क्या होता था, जो वैदिक पुराण थे, जो वैदिक थे, वहाँ पर क्या होता था, हम लोग किसकी पूजा करते थे? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें से वरुण की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, ऐसी चीज़ों की पूजा करते थे। ठीक है, तो जब ऐसा समय आता है, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक तो टाइम, तो टाइम इंपॉर्टेंट क्या है? जब जुपिटर, उसके बाद मून, सूर्य हमारा, सॉरी चंद्रमा, और सन, जब ये तीनों की एक विशेष स्थिति बनती है, ठीक है, नक्षत्र के हिसाब से जब तीनों की विशेष स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में मनाया जाता है कुंभ। तो एज अ लोकेशन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जुपिटर, मून एंड सन। तो जब ये तीनों की एक विशेष स्थिति बनती है पृथ्वी के साथ, तब उस समय कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। समझ आ रहा है? जो कि अलग अलग ड्यूरेशन पे होता है। प्रत्येक वर्ष माघ में हो पाता है, 6 सालों में, 12 सालों में, तो इस तरीके से अलग अलग समय पे ये चीज़ें होती हैं। तो एक रिपीटेशन के हिसाब से कुंभ को नाम रखा गया, और एक ये तो हर साल होगा। वो स्थिति जो बनेगी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और जुपिटर, इन सभी की जो स्थिति बनेगी वो हर साल बनेगी, पर उस हर साल के साथ उसको गिनती के साथ बनाया गया है। तो मेनली जो है वो कुंभ ही है, पर कुंभ को फिर कितने रिपीटेशन हो गए, कितने साल होते गए, उसके हिसाब से उसको 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो ये जो होली प्लेस है, जो ये पवित्र स्थल है, जहाँ पर क्या गिरे थे? अमृत गिरे थे उस अमृत कलश से, उस चारों जगह पर जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और जुपिटर, ये चारों की एक विशेष स्थिति बनती है, तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। अब जो इसकी आयोजन होती है, ओरिजिन जो होती है, तो आयोजन का कहानी तो ये है। अब इस ओरिजिन से संबंधित जो अलग अलग तथ्य हैं वो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो तथ्य दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना, तो इसमें शुरुआत के लिए सबसे पहले किसका नाम माना जाता है? शंकराचार्य। शंकराचार्य, ठीक है। तो शंकराचार्य ने क्या कहा कि उनके साथ जो जितने भी साधु थे, उन्होंने क्या बनाया था? मठ बनाया था। और इसीलिए वो अपने जितने भी मठ बनाए थे, वहाँ पर जितने भी साधु होते थे, सभी साधुओं को उन्होंने आवाहन किया। ही कॉल्ड ऑल हिज साधुज एंड द सेंट्स टू कम टू दिस होली प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक विशेष तिथि पर वो सभी एक स्थल पर आए, और वहाँ पर आकर वो लोग क्या करेंगे? पवित्र स्नान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या था? अमृत उस जहाँ पर गिरा था, तो उस जगह पर वो सभी आए और वहाँ पर वो पवित्र स्नान करें। ठीक है, और वहीं से प्रारंभ हुआ कुंभ मेले का। वो वहाँ पर सब मिलते थे, वहाँ स्नान करते थे, फिर वहाँ पर अपने अपने ज्ञान या जो भी शिक्षा थी उस शिक्षा को अनुसरण करते थे। वॉट एवर द नॉलेज दे हैव दे शेयर विथ ईच अदर्स एंड गो टू द। फिर उस लोग वहाँ पर आते थे, गीत गाते थे, भक्ति या अपने वैदिक गीतों के बारे में,
वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या क्या है, जब ये साधु संत यहाँ पर आते हैं, सारे के सारे साधु और जो संत आते हैं, तो ये कर क्या रहे हैं, ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ साथ गीत गाते हैं जो भक्ति और भगवान को समर्पित गीत हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, अपने दार्शनिक ज्ञान का एक दूसरे को बात बताते हैं कि किस तरीके का दर्शन उनके पास है, स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने कैसे अपनाया है। ऐसी चीज़ों के ऊपर वहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए शंकराचार्य ने इसको स्टार्ट किया था। तो लोग वहाँ पर आते, एकत्रित होते और इस तरह का विचार होता। अब ये जो परंपरा वहाँ से शुरुआत हुई वो आज आधुनिक रूप में भी उसी तरीके से बनी हुई है। इन द मॉडर्न टाइम्स ये जो परंपरा इन्होंने चालू किया कि यहाँ पर वैदिक मंत्र, चैंट, दर्शन भारत का है ना, ये सभी को यहाँ पर किया जाएगा और सब अपने मन का और अपने पूरे तन का जितना भी मैल है, वो मैल है मतलब जो अपवित्रता है, उन सभी पवित्रता को नदी में स्नान के उपरांत खत्म कर देंगे, अपने सारे पाप को, और उसके बाद अपनी शुद्धि करेंगे, पहले नहाकर, उसके बाद ऐसे वैदिक मंत्र उच्चारण और इस तरह के विचारों को लेकर फिर वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक परंपरा थी और इसी परंपरा से, इसी ट्रेडिशन से स्टार्ट हुआ कुंभ मेला। क्लियर हो रहा है? तो क्यों जाना है कुंभ और क्यों गए थे कुंभ, फोटो खींचने, रील बनाने, वो एक अलग है, लेकिन मेन कुंभ के लिए शंकराचार्य ने जो आह्वान किया था, बुलाया था लोगों को, उसके पीछे का रीजन ये था। ठीक है, ये उनका सबसे मेन था। इसके बाद जब हम हिस्ट्री के किताबों में देखते हैं, हिस्ट्री के बुक्स में, तो यहाँ पर इसका एक बिगनिंग अलग दिखता है, जहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं, किंग हर्षवर्धन के बारे में, कि राजा जो हर्षवर्धन था उसने इसकी शुरुआत की। वो क्या करता था, प्रयाग की एक सभा लगाता था, प्रयाग असेंबली, पर उज्जैन में भी लग रहा था मेला, उस समय भी हरिद्वार में लग रहा था, तो हर चीज़ का क्रेडिट इसको कैसे चला जाए। लेकिन इसने क्या किया था, एक स्पेशल विशेष सभा लगाता था, एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे जिसको हम बोलते हैं प्रयाग असेंबली, प्रयाग सभा, प्रयाग सभा। ठीक है, प्रयाग असेंबली। तो प्रयाग असेंबली का जो तिथि था वो उसी दिन हुआ करता था जो कुंभ मेले का दिन था। तो साधु संत वहाँ पर आते थे। अब ये क्या करते थे, ये उन साधु संतों को के पास जाते और उनके लिए सभी सुविधाओं को व्यवस्थित रूप से करके देते थे। तो राजा के रूप में वो क्या करता था, साधु संतों को भेंट देते थे, उनको भोजन की व्यवस्था कराते थे, फूड की, ही गिव गिफ्ट्स टू द साधु एंड सेंट्स। ठीक है, और वहाँ पर जाकर वो धीरे धीरे उनसे नॉलेज बेस लेते थे, स्पिरिचुअल और सब चीज़ों को सीखने का प्रयास करते थे। तो हर्षवर्धन उसके लिए क्या करते थे, प्रयाग में प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन वो करना चालू किए थे। तो उससे एक ओरिजिन ये भी मानते हैं। फिर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स के पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम के बाद इसको थोड़ा सा अप्रोच बदला। तो जब वो प्री ब्रिटिशर्स पीरियड था, शुरुआत में ब्रिटिशर्स के शुरुआती दौर में इस मेले का आयोजन, जब हर्ष के बाद जब इस मेले के आयोजन का दायित्व जो था जिसके हाथों में दिखा, वो है अखाड़े। तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक इसका आयोजन कौन करते थे, अलग अलग अखाड़े। और आज भी वो अखाड़ों का बहुत बड़ा रोल है, आज भी वो लोग आते हैं, लेकिन आज सरकार भी उस मेले के आयोजन में सरकार भी अपने हाथों को रखती है। पर ये जो अखाड़े थे, ये अखाड़े के लोग क्या करते थे, आयोजन करते थे। कैसे आयोजन करते थे, तो भारत में जब हम लोग बात करें कुंभ मेले से संबंधित अखाड़ों की, ठीक है, कुंभ से क्या, सभी अखाड़ों से। तो ये अखाड़े के अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, ये साधुओं के अलग अलग समूह हैं, और ये लोग क्या करते थे, अपने सभी साधुओं को वहाँ पर भेजते थे। वहाँ पर जाएंगे वो लोग, फिर वही काम परंपरा को अपनाएंगे जो कि किसने किया था, शंकराचार्य ने शुरुआत किया था। पर जो अखाड़े में जो साधु सेंट हैं, इनमें दो चीज़ें देखने को मिलती थी। एक तरह से ये वॉरियर भी थे, दे आर कॉल्ड एज अ वॉरियर, और दूसरी तरफ सेंट। तो संत के रूप में भी हैं ये, और साथ में किसके रूप में है, योद्धा। तो संत भी हैं और योद्धा के रूप में, ये दोनों तरह से होते हैं। ठीक है, जो अपने अलग अलग जो कुशलता है उसका प्रदर्शन भी करते हैं। तो इस तरीके के जो वॉरियर सेंट का जो भारत में ग्रुप बना, ये टोटल 13 है। देयर आर टोटल 13 अखाड़ाज। भारत में कुल 13 अखाड़े हैं, और ये अखाड़े फिर कुंभ मेले का आयोजन करने लगे, और यही लोग करवाते थे। फिर जब सरकार बनी, सरकार ने अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके पहले यही लोग आयोजन कराते थे। अब ये 13 अखाड़े में से भारत में किस तरीके से बना है पहले बता दूं, तो 3 समूह में ये अखाड़े बटे हुए हैं। पहला जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव, रिलेटेड टू वैष्णविज्म। तो एक है आपके वैष्णव धर्म से संबंधित,
दूसरे हैं शैव से संबंधित, और जो तीसरे हैं वो है सिख धर्म से संबंधित, सिखिज्म। तीसरे किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। कुल 13 अखाड़ों में से वैष्णव अखाड़े 3 हैं, उनके नाम हमको याद नहीं करने पर 3 है, वहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ, नाम तक बोलोगे तो नाम भी बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर सीमित करते हैं। ठीक है, 3 है। जो शैव अखाड़े हैं वो टोटल 7 हैं। शैव के जो अखाड़े हैं वो कितने टोटल? 7 हैं, और जो 3 है वो सिखों के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुल अखाड़े बनाए गए थे, और ये अखाड़े के लोग हर्ष के बाद का जो भी देखते हैं तो आयोजन का कार्य इन्होंने किया। जब ब्रिटिशर्स आए तो ऐसे अखाड़े के साधु संतों को आने से मना कर दिया गया था। वो आते थे साधु संत, लेकिन उनको ये आयोजन करने से रोका गया था। फिर जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो फिर सरकार, जो भी राज्य सरकार बनी, और राज्य सरकार इस आयोजन को करती है, और ऐसे साधु संतों को बुलाया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, कि कहीं ना कहीं इनका एक प्रकार से ब्रिटिशर्स समय क्या हुआ, तिरस्कार हुआ। वो जाते थे फिर भी, लेकिन फिर अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, और गवर्नमेंट ऐसे साधु संतों को बुलाती है, और उनकी पूरी हेल्प, उनका पूरा सपोर्ट, मतलब वो आएंगे, रहेंगे, क्या करेंगे, उन सब चीज़ों का सरकार आयोजन करके व्यवस्था करती है। ठीक है, तो इसके हिस्टोरिकल अगर हम इसकी बिगिनिंग की बात करें तो आपका एक तो सागर मंथन से ये प्रारंभ होता है, और उसको फिर निरंतर चलाने की परंपरा की शुरुआत शंकराचार्य ने किया। आगे उसके बाद हर्षवर्धन मिलते हैं, उसके बाद ये अखाड़े के जो साधु संत थे इनके माध्यम से ये आगे की ओर चलता गया, और हम जब आधुनिक युग में पहुँचते हैं तो इसका संचालन पूरा कार्य कौन करती है? राज्य सरकार या सरकार के द्वारा। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। तो अलग अलग स्टेट जहाँ भी हो रहा है वहाँ की राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कुंभ का मतलब क्या है, कुंभ मेले का आयोजन कैसे किया जा रहा है, और आयोजन से संबंधित जो परंपरा चलती आ रही है, इस परंपरा को शुरुआत कहाँ से किया गया? शंकराचार्य से, फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ा। हाँ, डेफिनेटली इसका स्वरूप बदला है, अभी हम देखेंगे आगे कि मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, वो स्वरूप में पढ़ेंगे अलग से। पर इस तरीके से क्या हुआ, कुंभ मेला धीरे धीरे आगे आया। इतना तो क्लियर है कि कुंभ शब्द कहाँ से है, कुंभ के प्रकार क्या है, कुंभ की शुरुआत या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव नॉलेज पे, मतलब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा उसको, अब इसको थोड़ा सा ऐसे के फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया है आपको ऐसे के लिए, है ना, अभी तक जो चीज़ें बताई है उससे हम ऐसे का एक इंट्रोडक्शन के रूप में चालू करेंगे, थोड़ा समझेंगे उसको एक इंट्रोडक्शन के रूप में। इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक बेसिक चीज़ कर सकते हैं, कुंभ की एक शुरुआत, ओरिजिन, या कुंभ की परंपरा, ऐसे लिख के एक हेडिंग बनाकर उसको हम बात कर सकते हैं कि कुंभ की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ कुंभ मेला। तो ये दोनों चीज़ों से हम एक इंट्रोडक्शन और एक ओरिजिन को क्रिएट करेंगे। पर क्योंकि वर्तमान 2025 में क्या हुआ, महाकुंभ हुआ, तो हम लोग महाकुंभ को लेते हुए एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा समझेंगे कि वहाँ से कि महाकुंभ से ऐसा कौन कौन सा टेक अवे है जिसको आप अपने इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ओरिजिन में हम इस महाकुंभ से स्टार्ट करेंगे। चलो, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कुंभ मेले के ऊपर अगर प्रश्न आता है तो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या होना चाहिए, चलो अपना अपना व्यू दो। महाकुंभ अभी जो हुआ ये क्या था? एक तो हो सकता है कि हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें, कुंभ का अर्थ क्या होता है? अमृत कलश। ठीक है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक डेफिनेशन से साथ शुरुआत, फिर उसके बाद आप आओगे किसके ऊपर, जो वर्तमान है उसके ऊपर। ठीक है, तो महाकुंभ से कुछ मेरे को 4 से 5 टेक अवे बताओ जो आप लोग देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज आर्ट ऑफ द कल्चर, यूनेस्को का ये क्या है, विरासत है। और आध्यात्मिक रूप से क्या, ये बताओ ना, सभी वर्गों की भागीदारी, बहुत बढ़िया। और हाँ, एकता और समानता को प्रदर्शित करता है। और देखते हैं ना, आप लोग तो बहुत लोग गए भी होंगे, कुछ लोग गए भी हैं और कुछ लोग सुने भी तो सभी हैं, सुने तो सभी हैं, गए कितने लोग हैं? कितने, कोई गया था इसमें से? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ, आप तो गए हो, होकर आए हो। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व,
कि सनातन का गर्व है महाकुंभ जो पर्व है। हाँ, अच्छा कोट था। तो इसका मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सनातन इसमें हाँ यही चीज़ है कि जब किसी भी तरीके का विभाजन नहीं हुआ था, जातिवाद नहीं आया था, विभाजन नहीं हुआ था, तो सब एक होते थे। और महाकुंभ उसी तरीके की एक एकता का पर्व है, और यही सनातन है। यही सनातन है कि सनातन का जो धर्म है वो सब एक जगह पे आकर क्या किए, एक होली डिप करते हैं। ठीक है, तो एक रूप तो हमको ये दिखता है कि इस महाकुंभ से बहुत कुछ मिलता है। पहला, एकता का पर्व, यूनिटी। ठीक है, तो पहला तो ये क्या है, एक एकता के पर्व के रूप में मनाया गया। ठीक है, दूसरा, ये भारत में आध्यात्मिक, भारत की जो आध्यात्मिकता है, जो इंडिया की स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, जो हमारी क्या है स्पिरिचुअल विरासत है, हमारी जो क्या है स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसको संपूर्ण विश्व और हमारे सभी जनों तक प्रदर्शित करने का पर्व है। इट इज़ एन स्पिरिचुअल फेस्टिवल, और इट इज़ एन फेस्टिवल टू शोकेस द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया टू द एंटायर इंडियन पीपल एंड ऑल्सो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो हमारे भारत में भी और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी हमारे अध्यात्म को दिखाने और उसको प्रदर्शित करने का ये पर्व था। ठीक है, कुंभ में तीसरा क्या चीज़ें थी? अभी जो वर्तमान कुंभ रहा वो, तीसरा जो वर्तमान कुंभ रहा, ये कहीं ना कहीं हमारे एक आर्थिक रूप से भी हमारे लिए काफ़ी लाभकारी रहा। ठीक है ना, ये एक हमारे रूप से अगर देखेंगे तो वर्तमान समय में ये हमारे अर्थव्यवस्था के कारक के रूप में, और हमारे जो कहीं ना कहीं क्या है सांस्कृतिक कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक जो पर्यटन है उसका एक सबसे विशाल स्वरूप रहा है। ये हमारे सांस्कृतिक पर्यटन का सबसे विशाल स्वरूप रहा है। ठीक है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट शोकेस ऑफ आवर कल्चरल टूरिज्म, ये हमारे सांस्कृतिक पर्यटन का सबसे बड़ा स्वरूप रहा है। सांस्कृतिक पर्यटन का ये सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। ठीक है, जिसमें इस पर्यटन के माध्यम से लगभग कितने मिलियन लोग गए यहाँ पर? लगभग 60 मिलियन जो आंकड़े दिए गए, तो लगभग 60 मिलियन के आंकड़े अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत किए। हाँ, 68 अभी कितना बताया लास्ट? 68 मिलियन पीआईबी कल के, नहीं वो अभी उसको कंफर्म कर लेंगे जो भी आएगा, 68 गए कि 66 गए। योगी आदित्यनाथ ने जो लास्ट डेटा दिया था वो बोला था 60 मिलियन। अब पीआईबी में इसको, पीआईबी में जो देगा वही डेटा करेक्ट होगा। तो पीआईबी में परसों तक तो 66 मिलियन था, आज नया डेटा दिया 60 मिलियन से अधिक। ठीक है, 60 मिलियन से अधिक, 66 to 68 मिलियन ऐसे लिख दें, 66 से 68 मिलियन, मतलब मजाक नहीं है कितने सारे लोग वहां पर पहुंचे। इससे कुल कितनी अर्थव्यवस्था का जनरेशन हुआ? 3 लाख करोड़, 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन के आसपास की यहां से अर्थव्यवस्था बनी। 3 ट्रिलियन, 3 लाख करोड़। तीन लाख करोड़ के आसपास यहाँ से धन आया है, और इतना बड़ा पर्यटन। ठीक है, मतलब इंडिया में जहाँ पर हम पर्यटन को बहुत पीछे की ओर देखते हैं, वहाँ पर इतना पैसा तो वहीं से आ गया। एक ही पर्यटन होता है हमारे यहाँ पर, पूरा पैसा आता है वहाँ से। ठीक है, तो धार्मिक पर्यटन जो हमारा है वो, और धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन, उसके महत्व को यह अंकित करता है कि वो कितना विशाल और कितना बड़ा हो सकता है। और इससे केवल कुंभ में सिर्फ प्रयागराज को नहीं, प्रयागराज के आसपास के सभी शहरों को फायदा हुआ है, और सभी शहरों तक लोग पहुँचे हैं। काशी जाम है, चित्रकूट भी जाम पड़ गया है, चित्रकूट के साथ साथ प्रयागराज भी, तो पूरा का पूरा है ना, अयोध्या, तो सारे के सारे जो है इन सभी रूपों में इसको देखने को मिला। ठीक है, फिर कुंभ का जो एक हिस्टोरिकल कहानी है कि भाई किसको मिला देता है, बिछड़ों को मिला देता है, तो ऐसी कहानी भी देखने को मिली। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो साधु संत बनकर आया, वो अपनी उसकी बीवी उसको पहचानी, तो बोले ये कहाँ से साधु बन गया। तो वो जो बॉलीवुड का एक कल्चर था दिखाना कि कुंभ के मेले में लोग होते हैं और बिछड़ते हैं और मिलते हैं,
तो ऐसी भी कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी देखने को मिली। कुछ नए लोग यहाँ से प्रसिद्धि भी हासिल किए जो वायरल हुए, IIT बाब, वो मोनालिसा, ठीक है ना। नहीं, ऐसे लोग वायरल भी होती है, आपके ऐसे में हर चीज़ दिखना चाहिए, बहुत व्यवहारिक रूप से दिखना चाहिए कि यही चीज़ें भी हुई। तो IIT बाबा एक आया, ठीक है ना, फिर वो मोनालिसा जिसको मूवी मिल गई, फिर कुछ साधु संत लोग भी वहाँ से फेमस हुए। तो अलग अलग रूप में कुंभ हर तरीके से चीज़ रहा कि संस्कृति को भी प्रदर्शित किया, अध्यात्म को भी किया, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एंटरटेनमेंट के लिए भी था, हमको एंटरटेन भी किया उसने बहुत ज़्यादा, तो मनोरंजन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कुंभ जो गया, ये वर्तमान कुंभ गया। तो इन सभी को मिलाकर हम क्या लिखते हैं, एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। चलो एक इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताया कि पहला क्या बताया था आपको कि एक डेफिनेशन से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, या दूसरा एक बार बताया था करंट अफेयर से, तीसरा स्टोरी टेलिंग से, कहानी के रूप में, ठीक है। चलो ये तीनों में से किसी भी एक रूप में हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन तो हमको लिखना ही पड़ेगा,